नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान डॉक्टर दीपिका जैन हैं। दीपिका जैन मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं, या हम यूँ कहें तो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, मॉडल हैं, फैशन डिजाइनर हैं, कारोबारी हैं और समाज सेवी हैं। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर दीपिका जैन से सीधे रूबरू कराऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस समय जो देश और दुनिया के सामने अलग-अलग चैलेंजेज हैं, उन चैलेंजेज को किस तरह से उसका मुकाबला किया जा सकता है, मेडिकल क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और ग्लैमर इंडस्ट्री के ज़रिए। दीपिका जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। Thank you, Vasanta ji. It's pleasure having you over here. नाइस। अ, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके जो मेडिकल प्रोफ़ेशन से। और आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी को लेके माना जाता है कि जो बीमारी किसी भी दवा से ठीक न हो, चाहे एलोपैथी या आयुर्वेद, तो उसका इलाज होम्योपैथी में है। और होम्योपैथी की मदद से एक असाध्य रोगों पर काबू पाया जा सकता है। जी। आज पूरी दुनिया और इंसानियत कोविड महामारी से जूझ रही है। क्या आप लोगों की नज़र में होम्योपैथी में कोई इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से निजात दिलाने के लिए कोई दवा का इजाद हुआ है, या कोई दवा आप लोग दे रहे हैं लोगों को इस महामारी से बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले ना हमको ये समझना पड़ेगा कि जो होम्योपैथी है या कोई भी पैथी है, कोई भी थेरेपेटिक्स है, वो कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। जो होम्योपैथी है, ये एक प्रिंसिपल पे काम करती है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा। जैसी बीमारी है, उसके ही सिमिलस में हम एक मेडिसिन देते हैं, लेकिन बहुत मिनिमल क्वांटिटी में, जो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, जो आपकी एक इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करती है। अगर किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम हम स्ट्रॉन्ग कर दें या उसके जो एक करेक्शन कर दें, तो उसकी खुद की ही बॉडी की एक अपनी वो सिस्टम होता है बीमारियों से लड़ने का। तो होम्योपैथी में भी ऐसा ही है, और हम पिछले 2 सालों से ये कोविड का देख रहे हैं, और काफ़ी होम्योपैथी का एक असरदार रोल हमने देखा है पैंडेमिक में। किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम लेके एक पर्टिकुलर उस पे जाके होम्योपैथी वैसे काम नहीं करता, जैसे एलोपैथी का है, सिर दर्द है तो उसकी 4 दवाएँ हैं। होम्योपैथी एक पूरी ही एक इम्यूनिटी पे, एक इंडिविजुअलिटी पे काम करता है। ऐसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं जिसके हम, लेकिन फिर भी अगर आप एक पर्टिकुलर उस पे आएँ, तो आर्सेनिक ने एक एज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन का बहुत असरदार वो रिज़ल्ट्स दिखाए हैं होम्योपैथी में कोविड में। माइल्ड टू मॉडरेट में होम्योपैथी काफ़ी असरदार है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इसके, एंड सक्सेसफुल भी है, और काफ़ी लोगों को इससे आराम भी है। और लॉन्ग टर्म में ये आपकी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देते हैं, डिटोरिएट नहीं करते हैं आपकी हेल्थ है। जो भी बीमारी है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि वो आपकी किसी बीमारी पे वो काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं। अगर किसी मनुष्य का इम्यून सिस्टम ही करेक्ट हो जाएगा, बस फिर वो उसकी खुद की ही बॉडी जो है, वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगी। दीपिका जी, एक और होम्योपैथी से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि जी, इस समय हमारे देश में एक मंत्रालय बना है, आयुष मंत्रालय। जी। और उसका सारा जो एम्फेसिस है वो आयुर्वेद पर ज़्यादा है। आपको नहीं लगता है कि जितना एम्फेसिस आयुर्वेद पर दिया जा रहा है, उसी के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा होम्योपैथी को भी तवज्जो मिलना चाहिए, तरजीह मिलनी चाहिए? अगर ऐसा होता तो मैं समाज के लिए ज़्यादा और बेहतर जी, मैं आपके हो सकता प्रश्न था। समझ चुकी हूँ। इसका मैं आपको ये बोलूँगी, देखिए, अगर ऐसा, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ ऐसा है। नहीं तो फिर आयुष में आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें नहीं जुड़ती।
अगर एक को अगर हम ये बात की जाए कि ऐसा दिया जा रहा है एम्फेसिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आयुर्वेदिक का अलग से ही कोई डिपार्टमेंट या अलग से ही कोई मिनिस्ट्री या जैसे भी एक लॉ या कोई मंत्रालय कर देते। लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का एक अलग से पूरे का पूरा समूह, एक संग्रहालय बनाया गया है, तो इसमें सबको है, योगा को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अब ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है उसको किस साइड की थेरापेटिक्स को चूज करना है या उसको किससे आराम मिलता है। होम्योपैथी का भी उतना ही रोल है, हाँ, क्योंकि आयुर्वेदिक हमारी इंडिया की एक, हमारी भारत की एक ओरिजिन है, इसके हम जड़ों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि आपका एक जो एक इंक्लिनेशन है वो इसकी तरफ ज्यादा हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती कि कोई भी मंत्रालय है ये उसमें कोई भेदभाव, ये ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सबका जिसको जैसे भी ठीक लगता है वो उस थेरापेटिक्स की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं या जो कारोबारी हैं, वे अपने आयुर्वेद की ज़्यादा ब्रांडिंग कर रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही एकमात्र सबसे क्रेडिबल पैथी है जिसके ज़रिए कि इंसानियत को राहत पहुँचाई जा सकती है। देखिए ये जो जो दौर है, जिस एरा में है, ये डिजिटलाइजेशन और ब्रांडिंग का ही दौर है। अब अगर कोई कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, उसमें हम उस पर्टिकुलर थेरेपी या पर्टिकुलर साइंस को नहीं, हम उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। ब्रांडिंग ये एक हमारी खुद की चॉइस है, करना या ना करना। इसमें साइंस का क्या रोल है वो उससे कहीं भी मैच नहीं करता। अच्छा, पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने भी देखा था कि आयुर्वेद वर्सेज़ एलोपैथी को लेके महामारी के बीच में ही ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और इतना उसका खराब असर हुआ कि एक तो जनता पहले से कराह रही थी इस महामारी के चलते और दूसरे ही जो दोनों बड़े जो एलोपैथी और आयुर्वेद के जो धुरंधर थे, वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो इसको लेके जनता के मन में एक अलग तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। और दोनों पैथियों की क्रेडिबिलिटी और उनकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर भी असर पड़ा। आपको लगता है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी भविष्य में अवॉइड की जानी चाहिए और किसी भी पैथी को लेके एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे को अच्छा बताना की होड़ समाप्त होनी चाहिए? जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई आपने। हर पैथी, हर एक साइंस की अपनी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इससे ये बिल्कुल भी कहीं नहीं साबित हो जाता कि कोई साइंस बहुत अच्छी है या कोई साइंस उससे नीचे है। हर के प्रिंसिपल्स अलग हैं, हर के लॉज़ अलग हैं, हर के कुछ के एक लिमिट में आके वो वहाँ पे जाके साइंस थोड़ी-सी रुक जाती है। तो इसमें और इस सिचुएशन में जहाँ पे हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पैंडेमिक ने हिट किए हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर लेवल पे, वहाँ पे जहाँ पे हम बिल्कुल ही हेल्थ के ऊपर फोकस्ड हो चुके हैं, वहाँ पे सडनली ऐसा कुछ आ जाता है, तो जो आम जनता है उनके माइंड में एक एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, किस राह पे चले, कौन से ट्रैक को फॉलो करें। ये इस समय में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस चीज की। और इससे करके आप लोगों के मन में एक दुविधा, एक संशय, एक डिलेमा पैदा करते हैं, जो हम आम लोग जो हैं, जो डॉक्टर्स के तरफ, जो एक डिफरेंट पैथीज की तरफ बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होके, क्योंकि इस टाइम हेल्थ से बड़ा तो कुछ है नहीं है किसी के लिए भी, और वो जहां उनको एक सोल्यूशन मिलता है लोग उस तरफ चल जाते हैं। सडनली एक स्पार्क होता है मीडिया में, ऐसी एक कंट्रोवर्सी आ गई है, लोगों को वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड है, पहले ही बहुत कंफ्यूज्ड है, और ज्यादा और कंफ्यूज है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है और आने वाले समय भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो पैथी है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसकी चाहे ब्रांडिंग करें ना करें, आप जो मर्जी करें उससे रिलेटेड, आप अपना बेस्ट दें एंड लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे हैव टू फॉलो विद इट। उनको किससे आराम मिलता है वो जनता के ऊपर छोड़ दें। लेकिन कोई साइंस ऊपर है और कोई साइंस नीचे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एंड आई डोंट सपोर्ट दिस थिंग। दीपिका जी, कोविड का कितना इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर पड़ा है और खास तौर से कॉस्मेटिक और ग्लैमर इंडस्ट्री पर? आप एक कारोबारी की हैसियत से बताएंगे, कोई आप लोगों ने आकलन किया है
कि कारोबार कितना हिट देखिए, हुआ है? पेंडेमिक का जो चैलेंजेस है या जो इफेक्ट है वो हर इंडस्ट्री पे पड़ा है। कोई खासकर कोई ग्लैमर इंडस्ट्री नहीं है कि उसी उसी पे या कॉस्मेटिक पे है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज है कि इसी इंडस्ट्री पे है, तो इस इंडस्ट्री में भी है, डेफिनेटली है। देखिए, जो ये आपके कोई भी इवेंट्स ले लें, ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए एक मास, एक ऑडियंस की जरूरत होती है, प्रत्यक्ष रूप में, सामने, फेस टू फेस, ठीक है। जहाँ पे जब ये पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, वहां पे ये जब नहीं हो रही हैं चीजें, हर कुछ डिजिटलाइजेशन में जा चुके हैं हम, ऑनलाइन हो चुकी हैं चीजें, वहां पे आपका एक सेटबैक आता ही है। कोई भी इंडस्ट्री ले लें आप, किसी भी इंडस्ट्री में आप ले लें। अगर आप एविएशन की बात करें तो एविएशन में बहुत ज्यादा एक सेटबैक है। हमारी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग्स हैं, वहां पे है। ग्लोबल जो हमारा एक कनेक्शन था वो हम कट के रह गए हैं। उसके बाद आप बच्चों की एजुकेशन सिस्टम पे बात कर ले, आप किसी भी फील्ड को ले ले, आईटी इंडस्ट्री में ले ले, ठीक है। इन सब के लिए एक प्रेजेंटेशन, एक वो बहुत जरूरी है, एक कनेक्टिविटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। ये पेंडेमिक में इनका इफेक्ट हुआ है। लेकिन अगर हम कॉस्मेटिक्स और ग्लैमर इंडस्ट्री करें, जो कि एक बस एक हिस्सा है पूरी की पूरी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रीज का, तो उस पे भी डेफिनेटली असर तो आएगा ही। वो कैसे बच जाएगी, जो कि खुद ही एक ग्लैमर इंडस्ट्री है, जो दिखावे की इंडस्ट्री है, वहां पे कैसे असर नहीं आएगा? आया है। आप आज की तारीख में आप भी मानती होंगी कि देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है और उसको सुधारने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए हमारी सरकार ढेर सारे स्टेप्स लिए हैं, ढेर सारे डिसीजंस लिए हैं। अभी हाल में एक स्कीम शुरू की है भारत सरकार ने, मोनेटाइजेशन स्कीम। उस स्कीम के तहत जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके शेयर बेचने का निर्णय लिया गया है। आपको लगता है कि इस तरह के डिसीजंस के ज़रिए, इस तरह के डिसीजंस के माध्यम से हम अपनी इस बदहाल अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर पाएँगे, उसमें जान फूँक पाएँगे? देखिए, जहाँ पे इकोनॉमी का सेटबैक का एक क्वेश्चन उठता है, वो तो ग्लोबल लेवल पे ही सेटबैक आया है। तो इंडिया तो पे जो सेटबैक है, जो एक्सपेक्टेड था, वो था 2.5 टू 3% इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन वहां तक भी हम फॉर्चुनेटली उतना सेटबैक नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, जो ग्लोबल सेटबैक है, तो इंडिया पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा है। अब इसमें हम ये बात करें कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एसेट्स को बेच के हम इसकी भरपाई कर पाएंगे, तो वहां पे सीधा सीधा सवाल यही आता है कि उसकी वायबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है। क्या वो वर्थ है? क्या वो बिल्कुल ही इस लेवल पे पहुंच गए हैं वो एसेट्स की, उनको बेचना से कोई प्रॉफिटेबल, या हमें एक लॉन्ग टर्म पे, क्या दिस इज द ओनली सोल्यूशन? क्या हमारे पास कोई और रास्ते, कोई और कोई सोल्यूशंस नहीं बचे हैं? तो ऐसे करके अगर हम पब्लिक सेक्टर एसेट्स की बात करें, चाहे वो आपका ये एयरपोर्ट्स हो जाएं, आपके ये रेलवे स्टेशन हो जाए, ऑयल गैस कुछ भी करके, तो आप उनको कब तक बेच के ये इसकी भरपाई कर पाएंगे? सो दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये एक शॉर्ट टर्म आप सोच सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कोई वाजिब, कोई रास्ता नहीं मुझे ठीक लगता है इस चीज के लिए। अच्छा दीपिका, आपने भी देखा होगा, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रेज़ किए कि इस तरह के शॉर्टकट डिसीजंस से आप इकोनॉमी को बहुत मजबूत नहीं बना सकते और ग्लोबल लेवल पर उसको कॉम्पिटिटिव उसमें नहीं ले जा सकते। हमारे देश में आप नोटिस करती होंगी कि समय-समय पर पॉपुलिस्ट मेजर्स या लिए जाते हैं, अनाउंसमेंट्स होते हैं और उन घोषणाओं के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट की राजनीति होती है। अगर हम सरकारी आंकड़ों पर ही भरोसा करें, तो आज की तारीख में करीब 80 करोड़ लोग हैं जिनको कि मुफ्त राशन दिया जा रहा है, अगर हम सरकार के आंकड़े पर भरोसा करें। तो जहाँ एक तरफ देश की करीब 135-40 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आबादी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। जहाँ हम खैरात बाँट के वोट लेते हैं और सरकार बनाते हैं।
आप इस तरह के हथकंडों को अपना के जो पार्टियां सत्ता में आती हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करती हैं कि वो कोई लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड होलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे देश के विकास के लिए? देखिए, पॉपुलिज्म का जहाँ तक बात किया जाए तो वो वर्ड में ही अपने आप में ही सारा एक पूरे का पूरा एक आंसर छिपा हुआ है कि अपनी निजी फायदे के लिए, अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए आप कैसे पूरे कंट्री को उसमें इन्फ्लुएंस में लेके अपना काम निकलवाना जाने। तो इससे तो डेफिनेटली उनका ही भला हो सकता है, देश का तो भला नहीं होगा। और जहां तक हम ये बात करें कि आप शॉर्ट टर्म में किसी को अपनी वोट की राजनीति में हम उनको लेयर अप कर देते हैं, वी थ्रो कैरेट्स कि हमको ये वोट्स वगैरह, इसमें वी फेच मोर इन दैट। तो उसमें यही है कि देखें, आप इसमें मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि उनको थोड़े टाइम के लिए आप जो बिल्कुल ही मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है या कुछ भी है, आप उनको राशन फ्री में देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देते हैं या गैस फ्री में, तो देखिए थोड़े टाइम के लिए चलता है। लेकिन मेरा मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, आप उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको एक स्किल डेवलपमेंट में की तरफ लेके जाएं, ताकि आपको उनको हमेशा फीड करने की जरूरत ना पड़े। वो खुद इतने सक्षम हो जाएं कि वो खुद अपना राशन पानी खरीद सके और अपने परिवार को पाल सके। लेकिन जहां पे आप उनको पैरालाइज करते हैं, आप उनको डिपेंड करवाते हैं अपने ऊपर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो इसमें तो आप अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए आप बहुत ज्यादा देश का बहुत ज्यादा इसमें नुकसान भी कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक मुहावरा भी है, फीडिंग इन अ सिल्वर स्पून। आप बच्चे को देते रहे तो आप उसको चम्मच, चांदी के चम्मच में जितना मर्जी खिलाते रहें कि आप एज अ गुड पेरेंट हैं, वो ये है, वही फैमिली वाला ही एग्जाम्पल है ये। लेकिन इससे बच्चे का आप कितना नुकसान कर रहे हैं, क्या वो कल वो सरवाइव कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। आपको उसको कॉम्पिटिटिव बनाना है, उसको आपको सेल्फ रिलायंट बनाना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, और यही सब चीजें करनी है। और इसमें आप ये देखिए, पहले शायद लोग नहीं समझते थे, पर आज काफी हद तक ये जो ये कैरेट्स देते हैं या गवर्नमेंट्स या जो पार्टीज हैं, लोग काफी हद तक ये समझते हैं कि ये मतलब, लेकिन होड़ है, लोग छोटी चीज के लिए भागते हैं और फिर उसी ट्रैप में पड़ जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म कुछ अच्छा नहीं है, इससे देश का कुछ विकास इसमें लॉन्ग टर्म में कहीं दिखता नहीं है मुझे। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या हम अर्बन सेक्टर में देखें, तो अरविंद केजरीवाल से लेके तमाम अलग-अलग राज्य सरकारें इस तरह के सॉप्स अनाउंस की हैं और बदले में उनको वोट भी मिला है, उनको सत्ता में वापसी भी हुई है और उनको लगता है कि यही एक सटीक फ़ॉर्मूला है जिसके ज़रिए आप 4 साल तक कुछ मत करिए और 5वें साल जब आपको फिर जनता के बीच में जाना पड़े और जवाबदेही तय होनी हो, तो आप इस तरह के सस्ती लोकप्रियता वाली घोषणाएँ करिए और वोट लेके चले आइए, फिर सरकार बना लीजिए। तो लोगों को दूस जागरूक। दो हाँ जी, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय पार्टियाँ भी इस तरह का काम कर रही हैं, जो देश की सरकार है, वो भी इसी तरह के घोषणाओं के ज़रिए 2014, 2019 में 2 बार सत्ता में आ चुकी है। आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए जनता भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है कि जनता को अ, इस तरह के पार्टियों के खिलाफ, जनता को इस तरह के नेताओं के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए और ऐसे लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए जो कि टैक्स पेयर का पैसा एक तरह से उड़ा के और अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करके सरकार तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि राजनीतिक दल हैं और नेता हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाली एक सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए ना। हम सिर्फ सरकार को या किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर उसको लीडर, पॉलिटिकल लीडर को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। अगर वो आपको एक ट्रैप जाल फेंक रहे हैं, तो आप भी तो खुद चल के उस ट्रैप पे जा रहे हैं ना। आपको भी खुद से जागरूक होना पड़ेगा, आपको ये समझ होनी चाहिए, हमको अगर कोई लीडर चूज करना है तो किस आंकलन पे उसको चूज करना है, वो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। तो
तो ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्टेट का या अपने कंट्री का या जो लीडर है वो कौन और किस मापदंड पे उसको चूज करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब इसके बाद फिर जब अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम अपने को खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते थे अगर आप उनको वोट देके वहां पे उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। तो इसमें देखें जो रोल है वो दोनों का ही है। हमको ज्यादा एक एक और आए दिन शिकायत सुनने को मिलती है कि जो लोग सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो लोग सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे जी, हैं, उनको सरकारी मशीनरी ज़्यादा तंग करती है। उनसे तरह-तरह के पेपर वर्क कराए जाते हैं, उनसे तरह-तरह की जानकारी हा हासिल की जाती है और वे बजाय कि अपना समाज सेवा का काम निर्बाध गति से कर सकें, उनके रास्ते में अड़ंगेबाजी पैदा की जाती है। आपका क्या अनुभव रहा है? आप भी सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, आपका किस तरह का अनुभव है? देखिए जो मेरा एक फिलैंथ्रोपी का काम है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पार्टी, उनके साथ मैं जुड़ के नहीं करती हूँ कभी भी। मैं अपने ही स्तर पे इंडिविजुअल लेवल पे करती हूँ और इसमें मेरा खुद का डिसीजन है। आई एम द कंट्रोलिंग पावर। तो उसमें मेरे को इस चीज का अनुभव बिल्कुल नहीं है कि बाहर जो एनजीओज हैं या जो बाहर है उनके साथ क्या एक्सपीरियंस है कि नहीं। पर मेरे लिए जो ठीक लगता है, जैसे क्योंकि मेरा काम सिर्फ जो एक उद्देश्य होता है वो अपने स्किल्स, अपनी टैलेंट, अपना नॉलेज को आगे तक ले जाने के लिए हैं। जैसे कि मैं रूरल एरियाज में अगर बात करती हूँ तो जो विमेन है उनको पर्सनल हाइजीन के ऊपर वो करती हूँ, उनको अवेयर करवाती हूँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। तो इसमें मेरे को किसी के साथ कोई जुड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बीइंग अ डॉक्टर ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी एक नॉलेज को शेयर करूँ। तो इसमें जो आपका प्रश्न है इसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है कि बाहर जो है वो कैसे होता होगा सामाजिक कार्यकर्ताओं। आई हैव नो क्लू टू दैट। बट मेरा एक अपने लेवल पे होता है एंड आई जस्ट डू इट। आपकी नज़र में किस तरह के चैलेंजेज़ हैं, जो इस समय सिविल सोसाइटी फेस कर रही है और सरकारें फेस कर रही हैं? हेल्थ सेक्टर से लेके और बाकी सोशल सेक्टर में? चैलेंजेस किस पर्टिकुलर उसमें आप पूछना चाहेंगे? अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें कि हेल्थ में किस तरह के चैलेंजेज़ हैं? देखिए हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में अलग अलग सेपरेट में बटा हुआ है। गवर्नमेंट के अलग चैलेंजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें, जैसे मेरी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस है तो मेरे अपने ही कुछ वो होंगे। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म की चैलेंजेस है। बाकी पेंडेमिक है, पेंडेमिक में आप ये देखें फेस टू फेस जो वो एक कम्युनिकेशन जो एक पेशेंट और एक डॉक्टर की जिस लेवल पे पहले बहुत कंफर्टेबल थी, अब ये जो हमारा हेल्थ सेक्टर है ये भी बहुत ज्यादा उस पे डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत बढ़ गई है। तो ये है। और पेशेंट को एक सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब वो खुद से प्रत्यक्ष रूप में डॉक्टर के सामने बैठ के अपनी बीमारी बोलता है। लेकिन जो बीमारियां आपकी एक एडवाइस एक टेलीफोन उस पे हो जाती है, वहां पे हम भी अवॉइड करते हैं कि इतना एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। तो ये है कुछ। उसके अलावा जैसे भीड़, जिसे कहते हैं ना भेड़ चाल, ये बहुत ज्यादा हो जाती है। एक पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज्यादा है। अगर वैक्सीन के लिए कोई सोच किसी की हो जाए तो वो उसके ऊपर हो जाती है। तो ये डॉक्टर्स के लिए ये बहुत चैलेंजेस होते हैं, उनको कन्विंस करना कि आप ये चीज करें, ये ना करें। फिर अगर कोई मेडिसिन एक पॉपुलर हो जाए किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, लोग उसमें भेड़ चाल के पीछे अपना उसको बहुत ही एक्सपेंसिव दामों में खरीदने लग जाते हैं। तो ये है कुछ चैलेंजेस है। लेकिन वही है, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके अलावा मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो खुली हुई है उनसे हटके आप रियलिटी में अगर समझेंगे चीजें हैं क्या, उसको देखें तो सही, प्रैक्टिकलिटीज को अंडरस्टैंड करें, आप किसी विशेषज्ञ की एडवाइस लें रादर देन वो उसमें अंधाधुंध में चले, तो काफी हद तक इसका निवारण है। कि चैलेंजेस तो हर इंडस्ट्री में हर तरीके के हैं। ऑल वी नीड टू डू इज टू गेट मोर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात रही क्योंकि आप लगता है कि आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की विक्टिम हैं और आपका सेक्टर भी
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से जो र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाते हैं, उससे ओवरकम करने में जुटा हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपिका, आपने समय निकाला और बात की और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। हम लोग फिर किसी दूसरे विषय को लेके दोबारा थैंक यू मिलेंगे सो और चर्चा करेंगे विस्तार से। थैंक यू। मच। नमस्कार।